वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी आपका एक का यूनिट सेकंड है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो आज हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या होता है मनी, क्या होता है बैंकिंग, क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मनी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मनी क्या है? तो मनी इज़ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या है? मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जनरली एक्सेप्ट करते हैं मीडियम एक्सचेंज का है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे मेजर ऑफ वैल्यू, आ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड आ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो मेजर क्या करता है, वैल्यू मेजर करता है, स्टोर करने में काम आता है, एंड जो डिफर्ड पेमेंट होती है उसको करने में काम आता है। डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है कि कोई रेंट हुआ, किसी की पेमेंट करना है, ठीक है, जहाँ से पैसा आता है या जाता है, ठीक है, तो वो होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट विच कुड इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आरबीआई के अनुसार मनी क्या है? मनी को एक लिक्विड फाइनेंशियल एसेट कहा गया है। ठीक है, जिससे एग्रीगेट इकोनॉमी में एक्टिविटी करने में काम आता है, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है, काम आता है। ठीक है, अब आपका यहाँ नीचे दिखा रहा है लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम मतलब कि भाई वाटर सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी। ठीक है, क्या क्या कमियाँ थी इसकी। तो पहले समझ लेते हैं वाटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम क्या करते थे, जो हमारे पास वस्तु होती हैं, थिंग्स होती है, उसको हम एक्सचेंज करते थे। ठीक है, यानी वस्तु को बोलते हैं हम वस्तु को देना, यानी किसी चीज़ को बोलते हैं किसी चीज़ को देना, उसी वाटर सिस्टम कहते थे। कि पहले तो ऐसा था नहीं पुराने ज़माने में कि भाई पैसे चलते थे, बहुत पहले की बात है कि भाई पहले पैसे नहीं चलते थे एक्सचेंज के लिए। तो इंसान क्या करते थे, मनुष्य क्या करता था कि भाई कि वो एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, यानी मुझे कुछ और, मुझे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे गेहूँ चाहिए, तो मैं गेहूँ खरीद लूँगा, मैं गेहूँ चाहिए मुझे, तो मैं आपसे गेहूँ खरीद लूँगा। और मान लो आपको कुछ और चीज़ ज़रूरत है, मान लो शुगर की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, तो मैं आपको उससे कर दे दूँगा। तो वहाँ पे क्या होता था, चीज़ों का लेन देन होता था। ठीक है, तो उसे वास्टर सिस्टम कहा गया है। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन थी, क्या क्या लिमिटेशन थी वो पढ़ लेते हैं। तो पहली इसकी लिमिटेशन थी लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है लेक ऑफ, यानी वहाँ पे क्या था, जो डबल कॉन्सिडेंस था उसकी कमी थी। मतलब कि मान लीजिए कि भाई मुझे मान लीजिए मुझे एक शूज़ चाहिए। ठीक है, और आप शूज़ बेचना चाहते हैं कि आपके पास शूज़ है, मेरे पास शूज़ नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए और आपके पास शूज़ है, और मैं बेचता हूँ। मान लीजिए मुझे गेहूँ बेचनी है। ठीक है, मुझे गेहूँ बेचनी है, मेरे पास गेहूँ है, आपके पास गेहूँ नहीं है, तो मुझे गेहूँ बेचनी है। ठीक है, आपको गेहूँ चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपकी वांट्स और मेरी वांट्स सेम उस टाइम, मैं चाहता हूँ बेचना लेकिन मैं बेच नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सिडेंस एक इंक्रीज हुआ, तो इसे कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा चला है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, उसके बाद आता है लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। कॉमन वैल्यू मेजर मतलब है कि भाई कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी किसी सामान की। ठीक है, अंडर द वाटर सिस्टम देयर वाजंट एनी कॉमन यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। यानी वहाँ पे कोई जितने भी गुड्स थे, जितने भी सामान थे, उनकी कोई मेजर वैल्यू नहीं थी, कैसे नापें। ठीक है, तो वो बहुत कमी आई, बहुत परेशान किया उसने भी। उसके बाद आता है प्रॉब्लम इज स्टोरिंग द वैल्यू। ठीक है, ऑल्थो द वैल्यू कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, बट इट इज ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक वेयर हाउसिंग डेरिवेशन स्पोलेज एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम आई स्टोरेज ऑफ वैल्यू की, कि भाई वैल्यू कैसे स्टोरेज करें। मतलब स्टोरेज मतलब होता है गुड्स को कैसे रखें, कहाँ पर रखें, कैसे स्टोर करें। ऐसे आपके वेयर हाउस हुए, गोदाम्स हुए बड़े बड़े, ठीक है, या कोई सिस्टम हुआ, कोई हॉल्स हुए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम आई। चौथी प्रॉब्लम थी आपकी लेक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट पेमेंट। ठीक है, डिफरेंट मतलब होता है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ कि भाई मुझे किसी को मान लो सैलरी देना है या रेंट लेना है या रेंट देना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कितना रेंट दिया जाए, कितनी सैलरी दी जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, अब नीचे आपको दिखा रहा है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपके दो आते हैं, पहला और दूसरा जो मैंने आपको बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमारे प्राइमरी फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है आपके स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं, आपको ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है। तो आपको क्या बोलना है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, द मनी सप्लाइज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि भाई टोटल वॉल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी एट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे मनी अवेलेबल होना, क्या कहता है, सप्लाई ऑफ मनी। द मनी सप्लाई इज नॉन एज मनी स्टॉक। देखो मनी सप्लाई ऑफ मनी को मनी स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज टू मेजर मनी, but standard measure usually include currency in carry सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, कुछ बहुत सारे मेजर है मापने के, तो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, इस फॉर्मूला को याद रखना है। एम एस इक्वल टू, एम एस का मतलब होता है, क्या होता है एम एस का मतलब होता है, देखो सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं, या मनी
सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई हमें मतलब होता है मनी सप्लाई। सी प्लस डी टी, सी का मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। सी का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, ये करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। डी टी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, एम एस समझ गया, मनी सप्लाई। तो भाई मनी सप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई करेंसी सर्कुलेशन कितना है, यानी करेंसी कितना आ रहा है। करेंसी इन सर्कुलेशन के लिए तो कॉइन्स, नोट्स, गवर्नमेंट नोट्स एंड बिल्स दैट। करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब होता है कि भाई सरकार के पास कितने कॉइन्स हैं, कितने नोट्स हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं इन द इकोनॉमी, पब्लिक के बीच, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब कितना डिमांड है, कितना हमें आ रहा है, कितना जा रहा है। मनी मतलब देस आर द अमाउंट हेल्ड इन द अकाउंट इन विच पेमेंट आर पेबल थ्रू चेक एंड विद कमर्शियल बैंक, कि भाई कितना कमर्शियल बैंक से हमें लेना है, कितना आ रहा है, या कितना पब्लिक से आएगा, कितना पब्लिक को जाएगा, ये सारा कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा आपका एम एस, यानी मनी सप्लाई, ठीक, समझ में आ गई बात। डिमांड डिपॉजिट समझ गए। मनी क्रिएशन, मनी क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक सिस्टम। मनी क्रिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है उधार पे करना काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इन फॉर एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। तो भाई इसके पास क्रिएट करने के लिए कुछ कमर्शियल बैंक के पास कुछ अवेलेबल है कि वो काम को क्रिएट कर सकते हैं क्रेडिट पे भी, क्रेडिट मतलब उधार पे भी, ठीक है। अब आते हैं आपको सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक कौन है, कोई जानता है, जानता है जी, आरबीआई। आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आ सेंट्रल बैंक एंड अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑब्जर्विंग इन द मॉनेटरी सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये मॉनेटरी सिस्टम बनाता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जित नेशन के अंदर जितनी पॉलिसीज जो मनी मनी से रिलेटेड होती हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, से इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है किसको, आरबीआई को, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना आपको बहुत जरूरी पूछा जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935। द आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1 1949, इससे नेशनलाइज कब किया गया था, 1 जनवरी 1949, ठीक है, आज़ादी के 2 साल बाद, ठीक। ये कहाँ पे आरबीआई स्थित है अपना, मुंबई के अंदर, ठीक है, याद रखना मुंबई के अंदर ये आरबीआई स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। इसके फंक्शंस भी तो होते हैं कुछ, ठीक है, क्या क्या काम होते हैं जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला काम होता है बैंक ऑफ इश्यू ऑफ नोट्स। तो आरबीआई का जो पहला काम होता है वो क्या काम होता है कि वो जितने भी नोट्स होते हैं वो आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, ठीक है। क्या छापे जाते हैं, नोट्स, जितने भी नोट्स होते हैं सारे के सारे आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, कोई और नहीं छाप सकता नोट, कोई चाहे तो भी नहीं छाप सकता, क्योंकि जितने भी जो अधिकार है वो सिर्फ आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट द्वारा जो दिया गया है, ठीक है, संविधान द्वारा जो दिया गया है, ठीक है। इसका पहला काम क्या है, नोट को इशू करना। उसके बाद है सेकंड, गवर्नमेंट बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर है गवर्नमेंट का, ठीक है, एजेंट भी एक तरीके का, ठीक है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक इज टू एक्ट एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। तो एक एजेंट है जो कि काम करता है इंडिया के गवर्नमेंट के लिए या स्टेट के लिए, ठीक है। ये बताता है कि गवर्नमेंट को भाई आपको क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसी लानी चाहिए, मनी से रिलेटेड कैसी कैसी मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, सप्लाई कितना होना चाहिए मनी का, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें आपको लानी चाहिए, ये सारा काम करता है किसका, सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई, ठीक है। थर्ड इसका क्या है, बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का भी बैंक है, यानी ये बैंकों का पापा है, सारे बैंक का पापा, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल मतलब होता है छोटे छोटे बैंक जो भी होते हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक हुआ, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, अब जितने भी आई सी आई बैंक हुआ, जितने भी बैंक है, ठीक है, ये सारे कमर्शियल बैंक से इन सबके जो लेन देन, इन सबको जो भी लेन देन होता है वो आरबीआई तय करता है, ठीक है। जो भी पूछा जाता है जो आरबीआई इनका पापा होता है, ठीक है, बैंकर्स का बैंक है, ठीक है। अब आता है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि भाई जो उधार है उसको कैसे रोकें, ठीक है। तो कुछ आरबीआई ने चीज़ें बनाई हैं कि भाई जो उधार सामानों से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले चीज़ दिया गया है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक rate is the rate of interest at which the central bank lends to the money to the commercial banks for a long period. The central bank changes the bank rate to regulate the supply of credit in the economy. तो क्या करता है कि भाई जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, तय करता है फॉर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट देना है। अगर मान लो कोई लोन लेने आता है कमर्शियल बैंक से, तो भाई वो तय करता है आरबीआई कि भाई आपको इस इंटरेस्ट पे से आपको देना कुछ 6% हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, उस अनुमान पे ही उसे पैसा दिया जाता है कि भाई क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन आपका क्रेडिट दिया जाएगा और आपको इतना ही इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। और आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से लेता है इतना इंटरेस्ट, ठीक। उसके बाद आता है रेपो रेट पॉलिसी। रेपो रेट का मतलब होती है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब समझिए, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ कोई कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसे मांगता है, ठीक, आरबीआई से पैसे मांगता है, तो वहाँ पे आरबीआई क्या कहता है कि भाई मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि भाई मैं आपको इस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे दूंगा। ठीक, किस इस इंटरेस्ट रेट, मान लो कोई फिक्स देता रेट, मान लीजिए कोई 10%, ठीक है, मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे आपको पैसे दूंगा। तो वहाँ क्या क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट पॉलिसी। ठीक है, जो कि आरबीआई द्वारा बनाया गया कमर्शियल बैंक के लिए, क्योंकि वो आरबीआई से पैसे मांग रहे हैं, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। समझ आई बात? उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उल्टा, जब कमर्शियल बैंक्स पैसे दे रही हो आरबीआई को, ठीक है, भाई दोनों की चलती आरबीआई में, चाहे रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चलती आरबीआई की है। अब मान लो यहाँ पे आरबीआई को पैसे दे रहा है कौन, कमर्शियल बैंक, तो वहाँ पे आरबीआई बोलेगा भाई मैं आपको पैसे लेते रहूँ, लेकिन भाई इतना इंटरेस्ट दूंगा मैं 5%। भाई चलनी किसकी है यहाँ, आरबीआई की, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो चाहे रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट विच कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई इतना इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक देते हैं इस इंटरेस्ट पे, तो भाई इस इंटरेस्ट में आपको देना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक इट्स नोन एज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो भाई इससे बाइंग ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कुछ सामान खरीदना और बेचना बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी द्वारा सेंट्रल बैंक को, ठीक है, सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, उसे कहते हैं मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश का सुनते हैं आपको क्या नाम आता है, पैसा, है ना, कैसा, कैश में, जी, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो भाई सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसी बनाती है फॉर कमर्शियल बैंक्स कि भाई वो कहती है कि भाई आपको कम से कम अपने पास इतना कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। कुछ अमाउंट दे देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कि भाई इतना मिनिमम आपके पास कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। मान लो कभी कैश जरूरत पड़ती है तो आपसे मांग लिया जाए, आपको देना पड़े, तो आपके पास कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है आरबीआई का, ठीक है। उसके बाद आता है एसएलआर, यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब भी कैश होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इज it has to maintain the form of liquid ऐसे like cash, market bonds, gold, reserves etc. तो भाई वहाँ पे क्या करती है आरबीआई, एक तय करता है कि भाई आपके पास लिक्विडिटी एसएलआर आपके पास इतना होना चाहिए कम से कम, चाहे वो किसी भी रूप में, आपके कैश के रूप में हो सकता है, मार्केट बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, या गोल्ड के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आरबीआई डिसाइड करती है कि भाई आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए आपके पास बैंक के पास। ऐसा नहीं कि भाई आप इंस्टॉलमेंट हो जाओ, ठीक है, तो आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, जब आप किसी मुसीबत में पड़ो तो वो पैसा आपके काम आ सके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करती है आरबीआई, एक प्रोटोकॉल बनाती है फॉर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब आता है लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट हुआ शायद, लास्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेट्रल एंड अमाउंट ऑफ द लोन एक्सटेंड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो कुछ मार्जिन रिक्वायर्स होती है, ठीक है, परसेंटेज की, जो कि मार्केट के बीच होती है और कोलेट्रल के बीच, ठीक है। आपका लास्ट हो गया, खत्म हो गया। अब आप थोड़ा एमसीक्यू देख लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे बताना कमेंट करके कि पहले का क्या है, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। पहले का क्या है, दूसरे का, तीसरे का क्या है, चौथे का, पाँचवें का 10 क्वेश्चन है, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का एंड 10वें का। ये कुछ आपके एमसीक्यू आप जरूर करना, इस एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे बताना कि 10वें के 10 एमसीक्यू के राइट आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट करके मैं आपको बताऊंगा जी कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। चलिए वेल, चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।